Your mind is like a magnet. When you think of blessings, you attract blessings. And when you think of problems, आप समझ ही गए होंगे फिर क्या होता है। जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आ भी जाती हैं। इसलिए हमेशा कहा जाता है, और बड़े बूढ़े भी हमेशा ये कहते आए हैं कि अच्छी चीजों पर अपने विचारों को ज्यादा लेकर जाइए, क्योंकि अगर आप अपने जीवन में सब कुछ अच्छा चाहते हैं तो उसके लिए आपको सही और अच्छा सोचना भी होगा। मंथन में आज मैंने जिन्हें आमंत्रित किया है वो बहुत ही पॉजिटिव व्यक्तित्व हैं। वो लोगों को एंटरटेन करने के साथ साथ लोगों की मदद भी करते हैं। आज मैंने आमंत्रित किया है गुजराती फिल्म्स के सुपरस्टार और हिंदी फिल्मों के भी स्टार वनराज सिंह सिसोदिया जी, जिन्हें आपने साहब बीबी और गैंगस्टर में देखा होगा। उसके अलावा गुजराती फिल्मों में तो उन्होंने धूम मचा रखी है, जैसे रीयूनियन, देताली, फुल स्टॉप, माँ टेरेसा, डिवाइन इंटरवेंशन, अनगिनत नाम है। और अभी रिसेंटली उनकी कुछ एक मूवीज और भी रिलीज होने वाली है, जिनके बारे में मैं उनसे बात करने वाली हूँ। तो आपको एक बात और बता दूं कि वो व्यक्तित्व सिर्फ फिल्म स्टार के तौर पर ही लोगों को एंटरटेन नहीं करते हैं, वो लोगों की सेवा भी करते हैं। और वो फाउंडर हैं वामा क्लब की। वो क्या है वो हम उनसे जरूर जानने की कोशिश करेंगे। तो एक ऐसे स्टार से आपको मैं मिलवाने वाली हूँ जिनसे आप हर चीज की उम्मीद कर सकते हैं, यानी कॉमेडी की, एक्शन की, डांस की, और जो बहुत सीरियस सेंसेशनल एक्टिंग होती है वो तमाम चीजें वो करते हैं। तो हमारे साथ वनराज जी हैं, मैं उनको एक रिक्वेस्ट भेजती हूँ, उनसे हम बातें कर लेते हैं। वेलकम। थैंक यू। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया। अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि अभी आपका एक रिसेंटली एक मूवी आ रही है, वो भी कन्नू भाई टेलर जी की आ रही है, जो कि पद्मश्री अवार्डी है ना। तो आपकी जर्नी पर जाने से पहले मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी कि आप एक ऐसे स्टार हैं जिसने हर तरह की एक्टिंग की है, एक्शन किया है, ड्रामा किया है, सब कुछ किया है, लेकिन जब कन्नू भाई जी की स्टोरी आती है तो उसमें एक्शन तो कुछ भी नहीं है। उसमें जो भी होगा वो सिर्फ एक बहुत ही सटल, एक इंसान की बहुत दर्द भरी दास्तां है। तो आपने ये रोल चूज क्यों किया, और मतलब क्या आपको बहुत मन था कि आप ये करें? इसके पीछे कोई स्टोरी है क्या? नहीं, वैसे कोई स्टोरी नहीं है, लेकिन जब 3-4 साल पहले कन्नू भाई से मिलना हुआ और जब मैं उनसे मिला और उनके बारे में जाना तो पता चला कि उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। हाँ। और हालांकि मैं गुजरात में हूँ, वो भी गुजरात से हैं, फिर भी मुझे नहीं पता था कि कन्नू भाई करके हैं जिन्होंने इतना सारा काम किया हुआ है। लेकिन जब उनके संपर्क में मैं आया तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, इस बंदे में दम है, और इन्होंने जो जीवन में किया है वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर सकता या मैंने नहीं किया। तो एटलीस्ट मैं फिल्म बनाऊं, ताकि मुझे जैसे नहीं पता वैसे बहुत सारे लोग होंगे गुजरात में, भारत में, जिनको कन्नू भाई टेलर के बारे में बिल्कुल पता नहीं होगा। तो फिल्म के माध्यम से मेरा एक ही इंटेंस था कि मैं लोगों को बताऊं कि कन्नू भाई कौन है और उन्होंने क्या काम किया है। तो ये बेसिकली फिल्म कन्नू भाई टेलर उनकी जीवन गाथा पे ही आधारित है, सत्य घटना पर आधारित है। और उनके संघर्ष, वो कहते हैं ना कि फुटपाथ से लेके पद्मश्री अवार्ड तक की जो सफर है उसका हमने फिल्म में दिखाया है। और जिसने उनका पात्र निभाया है, एक तो सुनील विसरानी जी हैं, जो ऐसा ही लगता है जैसे कन्नू भाई टेलर और सुनील भाई विसरानी दोनों सगे भाई हो। दोनों की शक्ल भी एक जैसी है और उन्होंने उनका किरदार निभाया है। और यंग कन्नू बाबा का जो किरदार है वो ओजस भाई रावल करके हमारे गुजराती बहुत अच्छे कलाकार है, उन्होंने वो पात्र निभाया है। अरे वाह। तो उसमें आपका रोल क्या है, क्या चीज कर रहे हैं आप उसमें? मेरा जो कैरेक्टर का नाम है वो मुंजाल श्रॉफ है। तो जो एक फिल्म के अंदर एक भाग है जो फिक्शन है, फिक्शन स्टोरी जिसे हम कहते हैं, उसके माध्यम से कन्नू भाई टेलर के जीवन गाथा हमने फिल्म में बताई है। तो मुंजाल श्रॉफ एक ऐसा फिल्म के अंदर सुपरस्टार है जो थोड़ा घमंडी, इगोइस्ट है, और कहीं ना कहीं वो दिव्यांगों का मतलब उसको दिव्यांगों से थोड़ी नफरत है, तो वो उनसे दूर रहता है। और एक घटना उसकी लाइफ में ऐसी बनती है कि जिसकी वजह से उसको कन्नू भाई टेलर के पास रहना पड़ता है 1 महीने के लिए। और तब जाके वो कन्नू भाई के पास रह के फिर वो समझता है कि कन्नू भाई कौन है, और उनके मुंजाल श्रॉफ के माध्यम से पूरी फिल्म हमने बताई है, डिस्क्राइब किया है पूरा कन्नू भाई को। क्या बात है। ये आपकी जो फिल्म है, ये इसकी रिलीज डेट क्या है? ये फिल्म 1 दिसंबर को रिलीज होगी। 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबल डे है, और जो पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर कन्नू भाई टेलर है, उनकी इच्छा थी कि वर्ल्ड डिसेबल डे पे ही अपनी फिल्म रिलीज हो। तो जस्ट हमने मई में शूट कंप्लीट किया,
तो हमारे पास 5-6 महीना ही थे जो इसको पोस्ट प्रोडक्शन कंप्लीट करके फ्लोर से निकल के इसको थिएटर तक पहुंचाने के लिए। लेकिन पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया और अभी हम लोग रेडी हैं रिलीज के लिए। तो 1 दिसंबर को गुजरात के सारे थिएटर में फिल्म आएगी। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम गुजराती तो मतलब मुझे नहीं समझ में आती है ज्यादा, लेकिन मैं जरूर देखूंगी। आप मुझे इसका जरूर मुझे लिंक भेजिएगा। जैसे भी अगर दिल्ली में कहीं रिलीज हो रहा है, अगर आप इसे ग्लोबली रिलीज करेंगे तो भी हमें जरूर बताइएगा, है ना। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अच्छा, एक बात बताइए वनराज जी, आपका जो सफर है, आप देखिए हिंदी फिल्मों में भी आपने काम किया है, तो क्या आप कभी मिस नहीं करते हैं हिंदी फिल्मों को? क्योंकि अब तो मैं देख रही हूँ आप ज्यादा से ज्यादा गुजराती फिल्मों में काम कर रहे हैं, आप बिल्कुल मिस नहीं करते क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो आर्टिस्ट होते हैं उनको सिर्फ आर्ट से प्यार होता है और हर एक कलाकार का एक ही सपना होता है कि वो जो काम कर रहा है वो लोगों तक पहुंचे, लोग उसे पसंद करें, वाहवाह करें, वहां से उसको प्रोत्साहन मिलता है। तो एक कलाकार के लिए मतलब गुजराती रीजनल हो या हिंदी सिनेमा हो या कोई भी सिनेमा हो, सिनेमा उसके लिए सिनेमा है। राइट। जी, तो आप मतलब खुश हैं? बिल्कुल। तो आप कभी कंपैरिजन करते हैं हिंदी फिल्मों का, जब आपने हिंदी फिल्म की है और उसके बाद गुजराती फिल्में, तो आपको उसमें कोई डिफरेंस नजर आता है कि जो काम करने का तरीका है, जो लोगों का सेट पर आने का टाइमिंग वगैरह होता है, जो एटीट्यूड होता है, क्या उसमें कोई डिफरेंस है दोनों प्लेटफॉर्म्स में? वैसे बॉलीवुड का क्या होता है कि वो बहुत सारे लोग वहाँ प्रोफेशनल भी होते हैं, वहाँ अलग उसका मेकिंग अलग होता है। क्योंकि सिंपल सी बात है कि बजट बहुत बड़ा होता है, तो मेकिंग प्रोडक्शन सब बहुत कुछ अच्छा होता है। रीजनल में थोड़ा क्या है कि उतना बजट नहीं रहता, लेकिन फिर भी अभी जो गुजराती सिनेमा है पिछले 8-10 सालों से डे बाय डे मतलब अच्छे से अच्छी फिल्में बन रही हैं, अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है। तो अभी फिलहाल कंपटीशन की बात आए तो आप हिंदी सिनेमा कहो या गुजराती सिनेमा, सिर्फ बजट की पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डिफरेंस बहुत बड़ा होगा। बाकी मेकिंग वाइज और जो एटीट्यूड की बात है या जो सबका वर्तन है वो तो सेम ही है, कोई मतलब फर्क नहीं है। अच्छा, लेकिन जब मैंने गुजराती फिल्मों के बारे में सुना है कि यहाँ पे ना बहुत सेंसिबल मूवी पर ज्यादा काम होता है। मतलब जैसे हमारे बॉलीवुड में थोड़ी सी डांस गाना टाइप ज्यादा मूवीज बन भी जाती हैं, लेकिन मैंने सुना है गुजराती लोगों को चाहिए कि सारे फ्लेवर के साथ उसमें कोई मैसेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कमर्शियल के साथ साथ वो लेसन देने वाली स्टोरी ज्यादा होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में गुजराती सिनेमा की बात करूं तो 2000 से पहले जो फिल्में बनी वो ऐतिहासिक फिल्में थी, माइथो टाइप की फिल्में थी, जहाँ पर जो मतलब रामायण महाभारत या जो किरदार हो गए संत, तो उस पे आधारित या कोई पात्र हो गए इतिहास में, उनके आधारित फिल्में बनती थी। 2000 के बाद 2010 तक हमारे यहाँ हितेन कुमार हो गए, नरेश कनोडिया जी हो गए, विक्रम ठाकुर हो गए, उनकी फिल्में आई जो रीजनल में भी जो रूरल एरिया के जो लोग थे उनको काफी अट्रैक्ट किया उन लोगों ने। 2010 के बाद धीरे धीरे अर्बन लोग हैं उनके लिए भी फिल्में बनने लगी है, तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, गुजराती सिनेमा में जो ऑडियंस है वो मोस्टली कॉमेडी फिल्में ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा। और जो मेकर्स होते हैं, राइटर होते हैं, वो कहीं ना कहीं एक चीज रखते हैं कि कॉमेडी के साथ कहीं ना कहीं एक दो मैसेज वो रखते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैसेज होगी तो ही फिल्म चलेगी या लोग देखेंगे, लेकिन गुजराती लोग जो होते हैं वो उनको सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए। बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी फिल्में एंटरटेनमेंट का बहुत अच्छा माध्यम है और लेसन देने के लिए भी बहुत अच्छा माध्यम है। लोगों को समझ भी बहुत सारी बातें उसके बाद आती हैं। अच्छा, आपके साथ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, मतलब मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड वर्ड यूज कर रही हूँ, ऐसा जुड़ा हुआ है कि आपने कोई एक फिल्म बनाई है मिल करके जो कि कुछ घंटों में आपने, मतलब कुछ आवर्स में उस फिल्म को कंप्लीट किया है। जरा उसके बारे में दर्शकों को बताइएगा। जी, हमने कोरोना से पहले एक फिल्म बनाई। मेरे एक दोस्त हैं मुकेश भाई पटेल करके जो बड़ौदा से हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि वनराज हम कुछ नया करते हैं। तो फिर मैंने कहा क्या करना है, तो कि कुछ ऐसा करते हैं कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे गुजराती इंडस्ट्री जो फिल्म जगत है उसके लिए कुछ अच्छा अपन कर सके। तो फिर मेरे राइटर डायरेक्टर दोस्त हैं के मकवाना और डीओपी डायरेक्टर दोस्त हैं मेरे हितेश बिलदार, हम 3 लोग बैठे, हमने डिस्कस किया कि हम ऐसा क्या करें। तो फिर वहां से एक आइडिया निकला कि एक काम करते हैं, हम 24 घंटे के अंदर एक कमर्शियल फिल्म बनाते हैं।
तो मैंने कहा कि यार ये पॉसिबल है, क्योंकि 25 30 40 50 दिन में जो काम होता है, और बाकी कोई भी सिनेमा, साउथ इंडस्ट्री हो, बॉलीवुड हो, हम्म। या कोई भी रीजनल सिनेमा हो, वो सारे लोग मतलब पागल थोड़ी ना हो गए कि 25 25 30 30 दिन काम करते हैं और हाँ हाँ, फिल्म बनाते हैं। बिल्कुल। तो ये पॉसिबल है। हम्म। अगर बन भी गई तो क्या हम वो क्वालिटी दे पाएंगे? हम्म। तो फिर उन्होंने बोला कि हम प्लान ऐसा करते हैं कि हम्म। कुछ कॉमेडी ड्रामा फिल्म बनाते हैं जिसमें ज्यादा शिफ्टिंग ना हम्म। हो। और हम्म। जैसे उन्होंने बताया कि देखो, ड्रामा भी होते हैं, नाटक भी होते हैं, और बड़े बड़े थिएटर में अगर आप ड्रामा देखने जाओ तो वो लोग 3 घंटे में पूरी स्क्रिप्ट कंप्लीट। कंप्लीट करते हैं, विथ म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक, हाँ फिर ड्रेस चेंज भी हो जाता है, मतलब सारी चीजें वो लोग करते हैं। हाँ। तो फिर अगर हम कुछ करें तो वो 3 घंटे में करते हैं, वो हम 24 घंटे में क्यों ना कर पाए? तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, ये बहुत बढ़िया है। फिर हमने सर्च किया तो साउथ में एक रिकॉर्ड था 23 घंटा 58 मिनट का। तो फिर अच्छा। हमने टारगेट लगाया कि इससे कम में हम कंप्लीट करते हैं फिल्म को, तो जी। एक रिकॉर्ड भी हो जाए। तो हमने 23 घंटा 20 मिनट में एक फैमिली फुल्ली कॉमेडी ड्रामा वाह। हमने कंप्लीट किया। वाह। और दर्शकों को बताते हुए मुझे आनंद होगा कि उस फिल्म में 5 एक्ट्रेस थी। मतलब आप हाँ बिलीव नहीं करोगे, जनरली कम से कम एक एक एक्ट्रेस का 8 से 10 चेंज है। वो हाँ। चेंज करना, वापस फ्लोर पे आना, मेकअप, हेयर स्टाइल, तो बहुत से चैलेंजेस थे। लेकिन हमने उसके लिए 15 दिन प्रैक्टिस विथ ऑल स्टाफ, ऑल डिपार्टमेंट, कैमरा, लाइटिंग, हर डिपार्टमेंट के साथ हमने 15 दिन रिहर्सल किया। उसके बाद वाह, वो रिकॉर्ड हो पाया। क्या बात है, क्या बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन। आपको देख करके मुझे लगता है बहुत से फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग थोड़ा लेसन लेंगे और वो भी कुछ जी, ऐसा करेंगे कि पहले ट्रायल करके उसके बाद बहुत जल्दी जल्दी फिल्में बनाए। दिस इज कमेंडेबल। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। आप हर बार कुछ थैंक यू। एक्स्ट्रा अलग करते रहते हैं। अब जैसे आपका जी, ये वामा क्लब है, ये है क्या? मतलब मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है कि ये करता क्या है काम। जी, वामा क्लब बेसिकली मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, प्रियंका वाघेला करके, अहमदाबाद में। जी। उन्होंने 2017 में उसकी शुरुआत की। हम्म। तब वो जैसे किटी पार्टी सब लोग करते हैं, हम्म। खास करके वुमेन के लिए किटी पार्टी होती है, तो उनको जी। आइडिया आया कि किटी पार्टी में सिर्फ हम बैठते हैं, साथ में खाना खाते हैं, गॉसिप करते हैं, गेम रम खेलते हैं, हम्म। और गेम खेलने के बाद अलग हो जाते हैं, घर पे हाँ। चले जाते हैं। हम्म। तो उसको कुछ इनोवेटिव किया जाए। तो हम्म। उन लोगों ने एक वामा क्लब, वामा का संस्कृत में अर्थ होता है सुंदर कन्या, तो वो वामा क्लब उन्होंने स्टार्ट किया बेसिकली फॉर वुमेन, सिर्फ हाँ। लेडीज के लिए ये क्लब स्टार्ट हुआ। मैं 2018 में उसके साथ जुड़ा, फिर हमने उसको थोड़ा सा डेवलप किया। उद्देश्य हम्म। सिर्फ इतना था कि जेंट्स के लिए क्या है कि मोस्टली 80% फीमेल हाउस वाइफ है, राइट। जो घर के अंदर ही रहते हैं। हम्म। और मेल जो होते हैं वो जॉब के लिए या बिजनेस के लिए आउटसाइड जाते हैं, तो हम्म। उनका माइंड फ्रेश रहता है, 10 लोगों हम्म। को मिलना जुलना होता है। हम्म। लेकिन फीमेल का क्या होता है कि वो घर के अंदर रहते हैं। तो राइट। ज्यादातर आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, तो हम्म। 35 से 40 की एज में फीमेल को माइग्रेन का इश्यू हो जाता हम्म। है। उसके बाद बीपी के इश्यू स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद नी नी इश्यूज, बैक पेन, हम्म। डायबिटीज, बहुत सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। राइट। उसका एक रीजन होता है कि वो ज्यादा टेंशन लेने लगते हैं, और छोटी छोटी बातों में उनको टेंशन आ जाता है। और जब वो बीमार होते हैं, हम्म। घर का कोई उसके फादर मदर या सन डॉटर या हस्बैंड कोई भी बीमार होता है, तो हम्म। फीमेल उसकी पूरी केयर करती है, पूरी रात जागती है। लेकिन जब वो खुद बीमार होती है तो वो खुद ही डॉक्टर बन के एक टैबलेट खाती है और आराम से अपने काम में लग जाती है। मतलब खुद के लिए हम्म। वो उतनी केयरिंग नहीं है जितना वो फैमिली मेंबर्स के लिए है। तो फिर हमको राइट। आइडिया है कि हमको ये हाउस वाइफ जितने भी हैं उनको घर से बाहर निकालना है, उनको हम्म। एक्टिविटी देना है, उनका माइंड फ्रेश रहे, कुछ क्रिएटिव वो करे, उनको जो अच्छा लगे, एटलीस्ट हफ्ते में एक बार वो हमारे साथ जुड़े और अच्छे से अच्छे कोई ना कोई एक्टिविटी करे। इस इंटेंट से हमने ये वामा क्लब स्टार्ट किया। वाह, आपने सच में बहुत अच्छा सोचा। और आपके फ्रेंड को भी थैंक यू बोलना पड़ेगा कि उन्होंने इस चीज को सोचा। अदरवाइज मुझे लगता है कि कोई इतना ध्यान नहीं देता। सबको लगता है कि ठीक है, लाइफ चल रही है, सबका अपना सेट लाइफ होता है, वैसे चला रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने कुछ डिफरेंट सोचा महिलाओं के लिए। दिस इज सो कमेंडेबल। अच्छा सर, एक बात मुझे और बताइए। फिल्मों में आपने जब काम करना शुरू किया तो वॉज इट बाई चांस कि आपको फिल्म में मिली, या आप बचपन से ही हीरो बनना चाहते थे? हर किसी का सपना होता है कि वो एक बार टीवी में देखे या सिनेमा थिएटर में वो आ जाए। जी। तो मेरा नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे लोगों का ये सपना होगा। वैसे ही मेरा भी एक सपना था। मैं गुजरात के दाहोद डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। हम्म। देवगढ़ बारिया करके एक छोटा सा टाउन है, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। तो
वहां से कोई चांस नहीं था, दूर दूर तक कोई फिल्म इंडस्ट्री का कुछ भी नहीं था, न मेरा फैमिली बैकग्राउंड फिल्म इंडस्ट्री से था। तो काफी दिक्कत होती थी कि वहां तक कैसे पहुंचे। लेकिन बचपन से ही एक सपना था कि मतलब हीरो बनना है बस। अच्छा। मैं आपको बताऊं तो मैं जब चौथी या पांचवी कक्षा में था तब से मैं, उस टाइम मोहरा फिल्म आई थी, अक्षय कुमार का एक बहुत बड़ा हाँ हिट सॉन्ग था उस टाइम, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, हाँ तो हाँ, मैं वो राइट। कॉपी करता था। अच्छा। सेम उसी तरह मैं डांस करता था मिरर के सामने खड़ा होके। हम्म। उसके बाद फिर सलमान खान की एक फिल्म आई ओ हाँ जाने जाना, मतलब ऐसे हाँ बहुत सारे गाने, बहुत सारे एक्टर आए मेरी लाइफ में कि जिनको मैंने हाँ। बचपन में कॉपी किया, उनको जी। फॉलो किया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि फ्यूचर में मैं भी एक्टर बनूंगा, बस वो एक हॉबी ही समझ लो आप। लवली लवली। लेकिन कभी मतलब फैमिली में पेरेंट्स ने कभी बोला नहीं कि नहीं नहीं बेटा, क्योंकि ये एक ऐसी जॉब नहीं है जिसको हम बोले कि मतलब गारंटी नहीं है ना कि इसमें आपका हर फिल्म हिट होगा, आपको हर बार काम मिलता रहेगा। तो फैमिली मेंबर्स जो है बहुत ज्यादा डरे हुए रहते हैं कि ऐसी जॉब में जाना है जो असल में जॉब की कैटेगरी में भी नहीं आता है। तो कोई रिस्ट्रिक्शन था घर में आपको, या आपको सबने बोला ठीक है, इफ यू वांट टू बी अ हीरो बन जाओ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैं राजपूत कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो हम्म। इतना इजी नहीं था। हमारी कम्युनिटी में फिल्म लाइन में अलाउ भी नहीं करते, मतलब काफी प्रॉब्लम होता है हम्म। पर्सनल लाइफ में भी। तो चैलेंजेस आए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पापा को भी एक चांस मिला था जब वो एमएस अच्छा। यूनिवर्सिटी में बड़ौदा में बीएससी कर रहे थे। तब धर्मेंद्र की कोई फिल्म थी उस टाइम, हम्म। तो पापा को चांस मिला था, लेकिन दादाजी ने मना कर दिया कि नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है, तो उनको फिर मना किया, तो वो कभी नहीं कर पाए। तो हाँ जब ये हाँ चांस मुझे मिला, हाँ हाँ। तो पापा ने मुझे सपोर्ट किया, बोले कि आप पहले आप अपना कैरियर भी देख लो। हम्म। तो मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहता हूँ कि मेरा जॉब भी है, मैं गवर्नमेंट स्कूल के अंदर प्रिंसिपल भी वाह। हूँ। तो पहले मैंने अपने अपना कैरियर बनाया, एक जगह पे सेटल हुआ, एंड देन मैंने फिल्म में अपना काम स्टार्ट किया। माय गॉड। तो अभी भी आपका वो प्रिंसिपल वाला काम चल रहा है? यस, राइट नाउ वो चल रहा है। तो स्टूडेंट्स आपको मतलब आपके फिर वो फैंस है या वो आपके स्टूडेंट्स है? क्योंकि एक बार टीवी पर और फिल्मों में आ जाए तो फिर तो सारे फैंस ही बन जाते हैं। तो सीरियसली जी लेते हैं बच्चे आपको? हाँ, नहीं पर मेरा भी नेचर ऐसा ही है कि अगर बच्चे भी सीरियस हो जाएंगे तो मैं वो सीरियस नहीं हो पाऊंगा। मैं हाँ। उनके साथ मस्ती मजाक करता हूँ एकदम, मतलब उनके साथ एक फ्रेंड की तरह रहता हूँ। मेरी स्कूल है जो प्राइमरी सेक्शन में है, ओह। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, और दाहोद डिस्ट्रिक्ट के बैकवर्ड एरिया में वो स्कूल है। तो जी। जो इंटीरियर एरिया है, जो ट्राइबल बेल्ट है, उसमें ही मेरा स्कूल है। तो उनके साथ भी मुझे अच्छा लगता है। उनको ज्यादा नहीं मालूम कि क्या है क्या नहीं, लेकिन उनको उतना मालूम है कि हमारे सर हीरो है। ओह बस और क्या चाहिए, सो स्वीट। अच्छा, आपका कोई ड्रीम है जो आप चाहते हैं कि वो पूरा हो जाए? कोई सपना? अम, देखिए सपने तो बहुत सारे हैं, जी। क्योंकि सपने तो मेरा भी एक बहुत लंबा लिस्ट है सपनों का। तो जो लेकिन सबसे फिलहाल अभी ऊपर जिस वाला, मोड़, सबसे ऊपर वाला बताइएगा कौन सा सपना है? नंबर वन। नंबर वन तो यही है कि नेशनल अवार्ड मुझे मिले एज एन एक्टर। ये मेरा लवली अभी फिलहाल का सपना जो है नंबर वन पे आता है। तो लवली लवली। और होप है कन्नू भाई टेलर जो फिल्म हमने बनाई है उस पे होप है कि मिल जाए। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। वो फिल्म ऐसा है, वो किरदार ऐसा है, तो आपकी फिल्म को जरूर मिलेगा और आपको भी मिलेगा। अच्छा, चलते चलते जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, अगर उन्हें आप कोई टिप देना चाहें तो आप क्या टिप देंगे? अम, देखिए जब मैंने स्टार्ट किया 2004-5 से, जी। तो उस टाइम सोशल मीडिया उतना एक्टिव नहीं था। हम्म। तो मुझे आज भी याद है, मेरा एक ग्रुप था, हम उस टाइम आर्टिस्ट के कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे, उनके माध्यम से हमको पता चलता था कि भाई यहाँ पर प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, तो हम लोग वहां चले जाते थे, ऑडिशंस देते थे। अच्छा। ऑडिशन में पता नहीं क्या होता, लगेगा मतलब सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कुछ रोल मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी एक वो पागलपन था कि हम लोग पूरे गुजरात में जहां भी सुनने में आता था कि यहाँ पर फिल्म स्टार्ट होगी, यहाँ पर ऑडिशन होने वाले, तो हम लोग पहुंच जाते थे वहां पर। लेकिन अरे। आजकल सब इजी हो गया है, क्योंकि आज ना एक तो इंस्टाग्राम, फिर फेसबुक, हम्म। अभी आप देख सकते हो कि टिकटॉक से बहुत सारे कलाकार उभर के आए हैं जिनको बहुत अच्छा सही अच्छा बात। काम मिल रहा है, हाँ। और अच्छा अर्निंग भी कर रहे हैं, अच्छा नाम भी कमा रहे हैं, और हम्म। अच्छा अच्छा काम भी उनको मिल रहा है। तो अभी तो टिप्स में सिर्फ इतना ही है कि आप में अगर टैलेंट है तो आप
सोशल मीडिया के माध्यम से अपना टैलेंट शो करो। जो मेकर्स हैं वो आपको ढूंढ लेंगे, जहां भी आपकी जरूरत पड़ेगी वो आप तक पहुंच जाएंगे। आप अपने लेवल पे काम करते रहो और आगे बढ़ो। मेरी एक फिल्म है जो अभी रिलीज के लिए रेडी है। हिंदी फिल्म है, जिंदगी मुंबई उसका टाइटल है। तो अच्छा। जिंदगी मुंबई बेसिकली इसी बेस पे बनी फिल्म है कि यूपी का एक छोटे से गांव का लड़का है समीर, उसके ऊपर पूरी फिल्म है। वो भी एक सपना लेके मुंबई में आता है कि वो एक स्टार बने, लेकिन फिर मुंबई में पहुंच के जो स्ट्रगल होती है, फिर वहाँ जो फेक लोग भी मिलते हैं और किस तरीके से उसके सपने चूर चूर होते हैं, और फिर आगे जाके पूरी लाइफ में यू टर्न आता है और उसका जो गोल था वो चेंज हो जाता है। तो ये पूरी कहानी हमने जिंदगी मुंबई में बताई है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जब भी वो फिल्म आए तो जिनको भी सपना है कि वो फिल्म लाइन में कुछ करे या आगे बढ़े, तो मैं तो यही कहूंगा कि एक बार आप जिंदगी मुंबई देख लेना, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कितना संघर्ष है, कितना स्ट्रगल है। अगर वो आप कर सकते हो तो ही आप इस लाइन में आओ। और दूसरा, खास करके जो मेल आर्टिस्ट हैं उनको मैं कहूंगा कि आप पहले अपने अर्निंग का कुछ करो। आप एक फिक्स इनकम बना लो, उसके बाद इस लाइन में सोचो, क्योंकि इसका कोई फिक्स नहीं होता है। अगर काम मिला तो चलता रहेगा, अगर नहीं मिला तो बहुत प्रॉब्लम होते हैं। तो आपने बस और बहुत कुछ नहीं है। अच्छी बात बताई, आपने बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये रखा है जो कि मुझे लगता है हर किसी को जरूर ध्यान देना चाहिए इस बात के ऊपर। मेरी तरफ से सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत शुभकामनाएं, और जो आपके सपने हैं वो जरूर पूरे होंगे, जरूर मुकम्मल होंगे, ये मैं प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से। अपने फैंस को कुछ कहना चाहते तो आप उन्हें जरूर कहिएगा। बस अभी फिलहाल तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो कन्नू भाई टेलर फिल्म आ रही है, रुद्र मोशन फिल्म निर्मित, ये कन्नू भाई टेलर जो सत्य घटना पर आधारित है, हमने ये फिल्म बनाई है। तो ये बेसिकली तो उस इंसान पे है जो 100% डिसेबल है, लेकिन उन्होंने जो काम किए हैं, 35 से 40 हजार बच्चों को उन्होंने पढ़ाया है, पगभर किया है, उनको जॉब दिलवाई है, उनका ऑपरेशन करवाया है। तो उन पे बेस्ड ये फिल्म थी। एक्चुअली मैं 3 साल से ये सब्जेक्ट लेके बहुत सारे प्रोड्यूसर के पास गया, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। फाइनली, वैसे तो मेरे अंकल, मेरे वडील दोस्त बोल सकता हूँ मैं उनको, महेंद्र सिंह जी परमार साहब हैं, उनको जब मैंने बोला कि ये सब्जेक्ट है और ये सबके सामने आना चाहिए, तो उन्होंने पूरा सब्जेक्ट सुना, और सब्जेक्ट सुन के उनको लगा कि यार अगर इन्होंने पूरी जिंदगी इस काम के लिए खर्ची है तो हम 2 घंटे की फिल्म क्यों नहीं बनाते। तो उन्होंने मेरा हाथ थामा, उसकी वजह से हम लोग ये फिल्म बना पाए हैं। और इरशाद दलाल ने बहुत अच्छे से इसको लिखा है और डायरेक्ट भी किया है। लेकिन लास्ट में मैं इतना बताऊंगा कि ये 10% डिसेबल लोगों के लिए फिल्म नहीं है, क्योंकि अगर एक 100% डिसेबल इंसान इतना सारा काम कर सकता है, ठीक है, फुटपाथ से लेके पद्मश्री तक पहुंच सकता है, तो फिर हम जो नॉर्मल लोग हैं, जो अच्छे खासे हमारे हाथ पैर भी अच्छा काम कर रहे हैं, अगर फिर भी हम इतना नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम मानसिक विकलांग है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा। तो ये फिल्म दिव्यांगों के लिए तो है ही है, उनका मनोबल बढ़ाएगा, उनको प्रेरणा भी मिलेगी, एक नया रास्ता उनको मिलेगा इस फिल्म से। लेकिन बाकी के जो नॉर्मल लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा इस फिल्म से। तो सभी दर्शकों को मेरा सिर्फ इतना ही विनती है कि आप ये फिल्म देखो, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट बनेंगे तो बहुत सारे कन्नू भाई हमारे समाज में हैं जो आगे आ पाएंगे। बहुत अच्छी बात आपने कही सर, आप बहुत सॉर्टेड हैं। आपने जितने भी मेरे सवाल थे उनके जवाब बहुत अच्छे से मुझे समझा करके दिया है, एंड थैंक यू सो वेरी मच। आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी आपने पूरा इंटरव्यू दिया, थैंक यू सो मच। आपसे फिर मुलाकात करूंगी और एक बार और हम इंटरव्यू जरूर करेंगे। अगर इसमें कोई टेक्निकल ग्लिच होगा तो वो हम चेक करके फिर से एक बार आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगी। लेकिन आज के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते।